अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? सब बच्चों ने 6.4 तक काम कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे पक्का यकीन है। अब हम पढ़ेंगे 6.6। 6.5 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। अभी हम ज़रा 6.6 करते हैं। अब आगे ज्योमेट्रिक सीरीज पहले 6.1 से लेके 6.4 तक पढ़ी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज। अब आगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और इससे आगे होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये होता है कि कोई भी सीक्वेंस हो ना, अगर उसकी बाद वाली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करें और उससे अगली वाली को फिर तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करें ना, तो अगर आर सेम हो उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर सेम जवाब आए तो उसको इसका मतलब होता है कि वो जो सीक्वेंस है ना वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। जैसे देखें 6/3 करूँ 2 आएगा, और 12/6 करूँ तो भी 2 आएगा। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी तरह इसको देखें, ये सीक्वेंस है लेकिन ये कौन सा है? ये ज्योमेट्रिक है, क्योंकि अगर इसको इससे डिवाइड करूँ 1/10 आएगा, और अगर इसको इससे डिवाइड करूँ तब भी 1/10 आएगा। इसका मतलब है ज्योमेट्रिक है। तो जो जनरल टर्म होती है ना, इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला ये है a1 × r⁻n−1, ठीक है। और ये जो r है ना कॉमन रेशियो होती है a2/a1 या फिर a3/a2। ये फार्मूला जिस तरह अर्थमेटिक का an था ना = a1 + n-1d, इसी तरह इसका r में है और पावर में है। अब आ जाता है ये 6.6 का सवाल है। ये किस तरह करना है? इसमें उन्होंने कहा फिफ्थ टर्म निकालें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बता दिया गया है। तो अब एक ही दफ़ा आर निकालेंगे। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, ज्योमेट्रिक है इसने बता दिया, इसलिए 2 बार आर नहीं निकालना, सिर्फ एक दफ़ा ही आर निकालेंगे। a1 जो है वो 3 है, तो फार्मूला लगाएंगे, n को 5 पुट करेंगे, तो a5 = a1 r⁻5 - 1 4, ठीक है। और वैल्यूज 2⁴ 16 होता है, और 16 3 48। अब आगे जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं 11th टर्म निकालें, यानी a11 निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा? a1 r⁻n−1 में n को 11 डालेंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये कि अभी a1 निकालना है और r को देखना है क्या होगा। तो पहली टर्म जो है ना 1 + i ये a1 हो जाएगी, और r क्या होगा? इसको इससे डिवाइड करना है, 2/1 + i करेंगे तो r आ जाएगा, और एक दफ़ा ही r निकालेंगे क्योंकि बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब मसला ये कि जो आयोटा है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, वो न्यूमिनेटर में होता है, इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे 1 - आयोटा और 1 - आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन खोली, ठीक है। ये a + b और a - b का फार्मूला बन गया, a - b का स्क्वायर, और ऊपर 2 × 1 = 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा साथ में माइनस आ गया। ऊपर से भी 2 कॉमन ले लें, ठीक है। और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख दिया। और ये बन गया 2, 2 से कैंसिल हो तो 1 - आयोटा रह गया। और n11 है क्योंकि उसने 11 टर्म मांगी है, टर्म का मतलब है a मांगा है। तो क्या करना है? a11 डालेंगे, a1 की वैल्यू, r की वैल्यू, और n की जगह 11 रखेंगे, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1 - आयोटा की पावर 10। अच्छा, अब कैसे सोल्व करेंगे इसको ना? इवन पावर में ब्रेक करेंगे स्केयर में, 2 और 5, 5 2 = 10। और अब स्केयर का फार्मूला खोल लेंगे। हर एक सवाल में जब भी बड़ी पावर आए ना हम स्केयर में ब्रेक करते हैं सवाल को, और अब स्केयर का फार्मूला खोल लेंगे, ठीक है। ये a² + b² - 2ab बना की पावर 5। आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, वो कट गए, और 2 - 2 आयोटा की पावर 5 में क्या होगा? माइनस की पावर 5 माइनस ही होता है, ये ऐसे ही रह गया, 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे? 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं, आयोटा की पावर फिर से 5 आई, इसको स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 = 4 और इनटू आयोटा। तो कितने टोटल हो गए हैं? ये 2 दूनी 4 और 1 5, इसकी पावर 1 है ना, तो ये 5 हो गए। तो आयोटा स्क्वायर अगेन -1 होता है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया जी -1 का स्क्वायर +1, और ये आयोटा खाली बच गया, ठीक है। और अब इस -32 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या 32 को बाहर ही रहने दें, आयोटा और माइनस को, ये वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो आयोटा 1 ज़र आयोटा और साथ माइनस, और आयोटा आयोटा ज़र आयोटा स्क्वायर, और ये वाला माइनस आ गया। अब अगेन आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और आयोटा माइनस के साथ ऐसे ही रह गया। और अब इसको अरेंज करके लिख दिया, 1 को पहले लिखा, माइनस आयोटा को बाद में लिख दिया, तो ये आंसर है। इसी पैटर्न में जब सारे सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर इस 3 में भी यही है। 12th टर्म निकालनी है, मतलब n को 12 रखना है, a12 निकालना है, तो a1 ये पहले वाला होगा। r निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो अगेन आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। पिछले सवाल की तरह ये r आ गया,
और अगेन इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और A12 निकाल लेंगे। अगेन ये जो पावर थी वही काम किया है, इसको स्केयर में ब्रेक किया है। ये और ये दोनों सेम थे ना, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये 12 11 और एक ये 1, ये 12 बन गया, पावर इकट्ठी कर दी। और अब इसको ब्रेक किया 2 × 6 में, ठीक है। और अंदर स्केयर का फार्मूला खोल लिया और ये वही पिछले सवाल की तरह है। और ये जो क्वेश्चन 4 है ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी इस तरह रैशनलाइज करेंगे और इसी तरह इसमें 10 को भी ब्रेक करेंगे 2 की पावर 5 में और आंसर आएगा, ठीक है। अब जो है जी क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मज़े का सवाल है, बड़ी मेहनत से मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है। देखिए वो कह रहे हैं ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू एवरी ईयर 5%। यानी ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल है, उसकी कीमत हर साल कितना गिर रही है, 5%। डेप्रिशिएट मतलब गिर रही है, कम हो रही है 5%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 5/100। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद क्या वैल्यू होगी इस ऑटोमोबाइल की अगर उसकी कीमत शुरू में 12,000 थी। यानी कि शुरू में 12,000 कीमत थी, उसके बाद 5% कम हुई, उसके बाद फिर 5% कम हुई, फिर 5% कम हुई, तो 4 साल बाद वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये इनिशियल वैल्यू हुई ना 12,000, तो इसको कहेंगे A1। तो A2 क्या होगा, ज़ाहिर है 12,000 जो कीमत थी ना उसका 5% कम हुआ है, तो 12,000 में से माइनस करेंगे 5% ऑफ 12,000, ठीक है। यानी 5% तो डिक्रीज़ हो रही है ना, तो ओरिजिनल तो प्राइस 12,000 थी, तो इसका मतलब है उसमें से 5% जो भी प्राइस है ना जो डिक्रीज़ हुई है वो माइनस करेंगे तो अगले साल उसकी प्राइस आ जाएगी। तो 5% का मतलब होता है 5/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 12,000 ऐसे ही आ गया, कैंसलिंग हुई, यहाँ 600 रह गया और 12,000 से 600 को माइनस किया तो 11,400 रह गया। इसका मतलब है जो पहले साल उसकी कीमत 12,000 थी तो अगले साल उसकी कीमत क्या हो जाएगी 11,400। इसी तरह अगले साल फिर कम होगी, फिर कम होगी। तो अब ये जो आर चाहिए था ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, आर क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगी A2/A1, तो वो आर आ गया, ठीक है। और इसमें 4 साल के बाद प्राइस मांगी है ना, तो हम क्या करेंगे एन को 4 रखेंगे, ठीक है। और अब फार्मूला ये यूज़ करेंगे, AN की जगह 4 रखेंगे, A1 की जगह 12,000 और R की जगह 0.95 और N की जगह अगेन 4 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ होगा 3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच टर्म, यानी कौन सी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी n बताना है, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये होगी। यानी कि इन्होंने an दे दिया है, ठीक है, A1 ये है, r क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करूँगी, जब इसको इससे डिवाइड किया तो x + y / x के माइनस करिए, फार्मूला नीचे खुला x + y × x - y, तो x + y से कट गया, नीचे सिर्फ रह गया 1/x - y, ठीक है। और an ये और n निकालना है, तो अगेन यही फार्मूला यूज़ होगा। और जब ये फार्मूला यूज़ हुआ बच्चों, तो फिर an की जगह इधर वैल्यू लिखी, A1 की वैल्यू और r की वैल्यू इधर रखी, n को नहीं छेड़ना क्योंकि n नहीं पता, n निकालना है। और देखें यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसका फार्मूला खुला, ठीक है, और ये प्लस वाला इससे कैंसिल हो गया, इक्वेशन की दोनों तरफ वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाती है। अच्छा, पीछे रह गया ये और ये, ठीक है। मैंने इसमें से n को भी अलग कर लिया, आपकी मर्ज़ी, आप ना करें, आप इस पूरे को ऊपर ले जाएं और इसको भी ऊपर ले जाएं। मैंने इसको नीचे ले आई हूँ, अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ से इस स्टेप पर अगले स्टेप पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ऐसी खामखा स्टेप करती है, मतलब कि अगर आप काटना चाहते हैं तो ये 2 स्टेप्स कट कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये लें, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने कट कर दिए। अब आपने इसको, ये दोनों सेम है ना, ये और ये, इसको मैं नीचे ले आई हूँ, इसकी पावर 1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी -1, और इसके साथ जब ऐड होगी तो क्या हो जाएगी n - 2, ऊपर 1 रह जाएगा, और ये ऐसे ही रह गया नीचे, ठीक है। अब क्या होता है, जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है जो 9 है ना वो n - 2 के इक्वल है, और यहाँ से n निकल आया 11। सवाल बहुत ईजी है, बस आप ये स्टेप बीच में ना करें, एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह का क्वेश्चन आया है 6.4 में भी आया है अर्थमेटिक के साथ। अब आ रहा है ज्योमेट्रिक के साथ, यही सवाल करेंगे कैसे। उसने कहा ABCD क्या ज्योमेट्रिक है, और प्रूफ ये करना है कि ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक है। अगर ये देखिए ऊपर वाला ज्योमेट्रिक है ना, ये ज्योमेट्रिक, तो इसका मतलब है B/A करें या C/B करें या D/C करें तो कॉमन रेशो क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी R। तो यहाँ से इसको इक्वल किया, B की वैल्यू आ गई, A उधर गया, और यहाँ से इसको और इसको इक्वल किया तो B और × R = C आ गया।
और यहाँ से इसको और इसको इक्वल किया तो d इज इक्वल टू सी आर आ गया। अब ये जो b की वैल्यू थी ना इसमें डाली, ये आ गया, और यहाँ पर मैंने c की जो वैल्यू है ये इसमें डाल दी तो d आ गया। इसी तरह अगर ये GP है ना तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करें तो भी सेम होगा, और लेकिन वो सेम तो नहीं आया, ये डिफरेंट है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। इस तरह 6.4 में क्या था, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है, और इनको यूज़ करेंगे क्योंकि उसने कहा है ना ये ऑलरेडी क्या है, ज्योमेट्रिक था तो वहाँ से निकाला था, तो हम इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आर और आर ये बराबर होने चाहिए ना, आर जो कि नहीं है तो हम बराबर करेंगे। इसका स्क्वायर का फार्मूला खोला, इसमें भी फार्मूला ए और बी, और ए की तो वैल्यू थी नहीं, बी सी और डी की वैल्यू पुट की, ठीक है, यहाँ से भी बी और सी की वैल्यू पुट की, स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे और देखें यहाँ से कॉमन भी निकल रहा है आर ए, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, यहाँ से पीछे रह जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आर, और स्क्वायर ऐसे ही रह गया। इसी तरह यहाँ से कॉमन लिया ए तो पीछे रह गया 1 माइनस आर, और यहाँ से कॉमन लिया आर स्क्वायर इंटू ए तो पीछे रह गया 1 माइनस आर, ठीक है, इधर रह जाएगा ना, इसमें से ये कॉमन लिया 1 रह गया और यहाँ पे आर रह गया। अब ये और ये मिलके स्क्वायर बन गया, और ये मिलके ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यानी कि जो R1 और R2 हमने बराबर करें तो कॉमन रेशियो देखें बराबर आ गई, जो पहले नहीं थी लेकिन अब बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी, ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगला भी सेम ऐसे ही है, और अगले में मैंने जो पहला स्टेप था ना ये वाला जो स्टेप है ना, मैंने ये नहीं दोबारा किया क्योंकि सवाल वही है, उसी का पार्ट 2 है, उसमें ये है कि ए बी सी डी के ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप इतना वाला जो है ना, ये पार्ट 2 में भी यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसमें भी अब यही करेंगे, अगर ये ज्योमेट्रिक है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम होना चाहिए, जो नहीं है तो हम उनको यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बड़ी इक्वेशन थी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करके कर लिया सॉल्व। आप यहीं पर भी कर सकते हैं, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाई। आप पार्ट 1 में भी इसको कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते और यहाँ से राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते तो वो इक्वल आ जाती। तो मैंने अब यहाँ पर अलग अलग कर लिया क्योंकि ये लेंथी हो गया था। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जो वैल्यू डाली थी वो ये बन गया, उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये निकला कॉमन बाहर, तो पीछे रह जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आर स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर ऐसे ही रह गया। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है उसमें देखें, जब ए की तो वैल्यू है ही नहीं, बी सी डी की जो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ से ए स्क्वायर R4 कॉमन निकल रहा है, और ये आ गया 1, यहाँ पर R4 ए स्क्वायर निकला तो 1 रह गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर रह गया। इसको और इसको कंबाइन किया और ये ए स्क्वायर मिल गया A4 और ये R4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब है आर और आर क्या है, बराबर है। अच्छा जी, इसी तरह जी पार्ट 3 है वो भी अब आप खुद करेंगे, इसमें प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पेपर में बहुत आता है और बड़ा इजी सा है। उन्होंने कहा शो डेट द रेसिप्रोकल है ना, जो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ ना तो जो नया आंसर आएगा ना वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो मैंने क्या इसका रेसिप्रोकल ले लिया 1/a1, इसका क्या होगा 1/a1 आर स्क्वायर, और इसका होगा 1/a1 R4 एंड सो ऑन। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेशियोज होंगी, पिछले सवाल में था, इसमें भी क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, सेम आंसर आना चाहिए, तो यही किया है, इसको इससे डिवाइड किया है तो 1/a1 आर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा, ये कैंसिल हो गया, 1/r स्क्वायर बच गया। इसी तरह इसको इससे डिवाइड किया है, a1 कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो पीछे 1/r स्क्वायर बचेगा। लेकिन देखिए इसमें ऑलरेडी आर है तो आपने भी यहाँ पर आर नहीं लिखना, फिर बच्चे क्या करते हैं, इसको और इस आर को काट देते हैं, इसलिए आप यहाँ पर नया नाम रखें रेशो, क्योंकि आर का मतलब रेशो होता है, इसलिए आप यहाँ पर रेशो के स्पेलिंग के साथ लिखें, आर ना लिखें वरना वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो दोनों आंसर सेम आए, इसका मतलब क्या है कि जो रेसिप्रोकल्स है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी ये सवाल, ठीक है। अब देखिए उसने कहा फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अगर A5 और A3 को डिवाइड करें तो 4/9 है, और A2 भी क्या है 4/9। तो nth टर्म निकालनी है तो मैंने इसका फार्मूला यूज़ किया A5 का, ये A1 R4, क्योंकि ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक का फार्मूला आएगा, और A3 क्या होता है A1 R स्क्वायर, फार्मूला वही है जो शुरू से हम यूज़ कर रहे हैं,
और ये होता है जी 4/9 के इक्वल। यहाँ से ए कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आ गई 4/9। तीनों तो अंडर रूट जब लिया तो प्लस माइनस आएगा 2/3। अच्छा जी, इसी तरह ये जो A2 है इसका फार्मूला क्या होगा, A1 R की पावर 2 - 1 यानी A1 इंटू आर, और ये भी 4/9 है। यहाँ से जो R की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में पुट करूँगी R और एक दफ़ा माइनस में पुट करूँगी R, ठीक है। तो 2 A1 भी निकलेंगे, एक बार प्लस वाला पुट किया तो ये आया और एक दफ़ा माइनस वाला पुट करूँगी इसके अंदर तो ये माइनस में A1 जवाब देगा। अब हमने क्या निकालना है, जनरल टर्म यानी AN निकालना है। तो एक दफ़ा R ये वाला और A ये वाला यूज़ होगा फार्मूले में, और एक दफ़ा R ये वाला A1 ये वाला यूज़ होगा फार्मूले में, तो जनरल टर्म आ जाएगी। तो फार्मूला वही यूज़ हो रहा है ये यूज़ हो रहा है फार्मूला, ठीक है। A1 और R की वैल्यू डाली, ये इसकी पावर 1 है तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है तो n और -1 + 1 कैंसिल हो गया, n बचा। इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यूज़ डाली बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, इसकी पावर 1 है तो ये क्या बन गया, n + 1 - 1 कैंसिल हो गई, ये आया। और माइनस की पावर n को मैंने अलग कर दिया, 2/3 की पावर n को अलग कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जिस तरह ये 6.4 में था, अर्थमेटिक सीक्वेंस में 3 नंबर निकालने थे, अब ज्योमेट्रिक में आ गए। और हुज सम इज़ 26 एंड प्रोडक्ट इज़ 216, ये भी बड़ा इजी है। देखिए ज्योमेट्रिक है ना, तो ज्योमेट्रिक में तो आर आता है, अर्थमेटिक में डी था, इसमें आर, तो इसका सीक्वेंस इस तरह लेट करेंगे, सॉरी टर्म्स 3 नंबर्स जो हैं A/R, A और AR, ये 3 नंबर्स हैं। देन बाय कंडीशन क्या होता है, इनका जो सम करें वो 26 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 216, तो हमने मल्टीप्लाई किया 216 आ गया और ये कैंसिल हो गया, आर ए और ए मल्टीप्लाई होकर A³ बन गया। और ये 6 का क्यूब होता है तो पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस क्या होंगे, सेम। अब ये ए को इसमें पुट कर देना है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ए को कॉमन ले लिया, ये आपकी मर्जी आप ना लें कॉमन, अब यहीं पर पुट कर दें 6 6 और 6 मैंने कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लिया तो आर है, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर आर नहीं था तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं है तो ये R² बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। और इस आर को उधर जाके मल्टीप्लाई किया 26 से तो 26 आर आ गया और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब सारी इस 26 आर को भी इस तरफ ले गई तो ये 20 आर बन गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और जी हमारे पास फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास आर की वैल्यू 2 आ गई है। अब 2 आर आ गए लेकिन ए तो एक ही था ना, तो बारी बारी एक ए के साथ एक आर को पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नंबर्स हमने निकालने हैं वो नंबर्स क्या हैं, ये 3 है, तो हमें ए और आर चाहिए। तो एक बार ए को ये रखा और आर को 1/3 रखा, तो ये निकल आता है, इसमें डालेंगे ना इसके अंदर A/R 6/1/3 डालेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 6 3 18 बन जाएगा। दूसरा नंबर था ए तो वो 6 ही रह गया। तीसरा नंबर था A × R, ठीक है। और A × R का मतलब है 1/3 × 6 किया तो 3 2 6 होता है, तो जवाब आया 2। तो ये नंबर्स बन गए 3। और दूसरी दफ़ा हमने पुट करना है A को 6 अगेन और R को 3, जब मैं पुट करूँगी इसके अंदर तो 6/3, ठीक है। अगेन दूसरा 6 और तीसरा क्या होगा A × R यानी 6 × 3, तो वो बन जाएगा, कैंसिल हुआ 2, ये 6 और 6 3 18, ये आंसर आ जाता है। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है बच्चों बहुत ईजी है। इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव टर्म्स क्या आ गए, 4, वही सवाल अगेन आ गया लेकिन 4 है, इज़ 80 और अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 30। अब देखें 4 जो नंबर लेने ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वो ये लेने AR AR² और AR³, ठीक है। अब कंडीशन लगाने की इनका सम जो है वो 80 है, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और दूसरा उसने क्या कहा, दूसरी और चौथी टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है, दूसरी और चौथी टर्म, दूसरी और चौथी यानी अर्थमेटिक क्या होता है, इस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30, और यहाँ से 2 को उधर गया तो 60 बन गई, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं ये जो वैल्यू है ना ये यहीं, ये देखें ना, ये AR और AR³ प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों की जगह पर मैं 60 को यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने यही का इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो बन जाता है A × AR + AR² + 60 इज इक्वल टू 80, ठीक है। इसमें इसको पुट किया और यहाँ से 60 और 80 को सॉल्व किया, 20 बच गया, ये इक्वेशन 3 आ गई। हमने क्या निकाली है, फाइंड द टर्म्स, यानी ये टर्म्स निकाली A × AR, सॉरी AR AR² AR³, तो हमें क्या चाहिए, A और R चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनकी मदद से प्लस माइनस करके A और R निकालेंगे।
तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया आर से और इक्वेशन 2 से माइनस किया है। तो इक्वेशन 3 का नाम पहले लिखे तो आप इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई हो तो ये ए आर क्यूब और ये 20r बन गया, और जब ये लिखा नीचे तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या बचता है। अब देखो इसमें आर नहीं है ना, तो इन दोनों को इकट्ठा प्लस नहीं कर सकते, ये अलग आएगा और ये अलग आएगा, साइन चेंज होंगे, माइनस का आएगा, इक्वल टू 0 हो गया, आर निकल आया। अब इस आर को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए। जब ए और आर आ गए हैं तो आपका जो आपने जो लेट की थी ना 3-4 टर्म्स, इसमें बारी बारी ए आर की वैल्यूज़ डालें तो आपके जो आंसर हैं वो मैंने डाले हैं, तो ये आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, इफ़ ए बी 1/a 1/b 1/c आर इन जी पी, ये पेपर में आता है। ये जी पी में मतलब इसकी इससे रेशो ली a/b आई और इसकी इससे रेशो ली, ठीक है, तो वो b/c आई। ये इसने बताया क्योंकि ये जी पी है तो हम ये निकाल सकते हैं। शो क्या करना है कि कॉमन रेशो क्या आ रही है, ये। तो अब आपने क्या करना है, यानी r इज इक्वल टू, यानी ये शो करना है r इज इक्वल टू दिस, ये निकालना है, ठीक है। तो r को ख़त्म नहीं कर सकते वरना हम इन दोनों को माइनस कर देते, हमें r भी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडर रूट भी आ रहा है, और अंडर रूट तभी आ सकता है ना जब a और ये r और r मिल के स्केयर बनाएं और फिर स्केयर हटाएं तो फिर अंडर रूट आएगा। इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक तरफ रह जाएगा आर स्केयर और दूसरी तरफ आ जाएगा 1a/b इंटू b/c, और b कैंसिल, a/c बचता है, अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट a/c, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। वो क्या कह रहे हैं, इफ़ नंबर्स 1, 3 एंड 4 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी। अब देखिए ए पी का जिक्र आ गया। वो क्या कह रहे हैं कि 1, 4 और 3 को 3 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है ए पी की, जो हमने पिछली 6.4 में ली थी, a-d, a और a+d, ए पी की 3 टर्म्स इसमें से, और इनमें से क्या माइनस करना है, 1, 4, 3। तो इसमें से माइनस किया 1, इसमें से माइनस किया 4 और इसमें से माइनस किया 3 रिस्पेक्टिवली है, बारी बारी माइनस करना, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग है ना वो किस में आ जाता है, रिजल्टिंग नंबर जी पी, यानी कि ये जो माइनस जब किया ना 4, 1, 4 और 3 को, तो ये जी पी बन गया, ठीक है ये। और एक और कंडीशन भी दी हुई है कि फाइंड द नंबर्स यानी ये ढूंढने हैं, a-d, a और a+d ढूंढने हैं, यानी a और d निकालना है। इफ़ देयर सम इज़ 21, तो जो पहली कंडीशन है ना उसको मैंने पहले यहाँ पर अप्लाई किया है कि इनका जो सम है वो 21 है, यहाँ से d कैंसिल हो गया और a7 आ गया। और जो ये पहले कंडीशन लिखी थी ना कि सब्ट्रैक्टेड वाली, ये मैंने बाद में यूज़ की है, ठीक है, कि -1 और 4 और 3 जब मैंने किया। तो ये जी पी है, इसका मतलब है इसकी इससे रेशो और इसकी इससे रेशो क्या होगी, इक्वल। जो कि नहीं है इक्वल तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। 7 -4 आप चाहते तो यहीं पर सॉल्व कर लेते, 3 बना देते, मैंने आगे जाके कर दिया, नो इशू। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन जाता है, ए की वैल्यू मैंने डाल दी और 7 - 1 6 हो गया, 7 - 3 4 हो गया, 7 - 4 3 और 7 - 4 3, 3 3 9, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और मैं 9 को भी इस पूरी इक्वेशन, क्योंकि डी इसके साथ माइनस है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को उस तरफ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सब वैल्यूज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गई तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे और 9 जो है प्लस होगा। ये बन गया फैक्टराइजेशन की, डी की वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए ए पहले ही था, डी आ गया है, तो क्या करना है, 2 डी आए हैं तो बारी बारी ये वाला डी पुट करूँगी, फिर एक दफ़ा ये वाला करूँगी, तो ए तो 7 ही रहेगा। एक बार जब मैंने -3 पुट किया तो जो नंबर्स थे ना वो सीक्वेंस में लिखने, पहले a-d होता है, फिर a होता है, फिर a+d होता है, छोटा फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। इसमें वैल्यूज़ पुट की तो नंबर्स आए हैं 10, 7 और 4, और अगर मैं d को 5 रखूँ और a फिर भी 7 रहेगा तो जो नंबर्स आएंगे वो 2, 7 और 12 होंगे, ठीक है। ये देखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 14, वो सेम है, मैंने नहीं किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 13 जैसा। इसमें क्या हो रहा है, 3 नंबर्स जो है ना वही 3 नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं बाय 1, 4 और 15। तो आपने यहाँ पर इस सवाल में क्या किया था, माइनस किया था ना, इंक्रीज़ का मतलब होता है आपने प्लस करना है। यहाँ पर 1, 4 और 15 लिखेंगे इस 3 की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर 3 की जगह में 15 आएगा, बाकी सवाल वैसा ही रहेगा। और दूसरा सम 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सम 21 लेते हैं यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, ठीक है, बाकी सवाल सेम रहेगा। एक्सरसाइज ये होगी फिनिश।
अब हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला 6.7। जो भी समझ नहीं आया कमेंट में लिख दें, आई विल एक्सप्लेन अगेन।